Hello there, viewers. You are watching the channel By the Way Cousins, and I am here to convey you the lectures on organic chemistry. I will cover all the boards, including Federal, Punjab, and Sindh. So let's move towards our first topic, and it's about Introduction to Organic Chemistry. My today's lecture is based on all these topics. Basically, viewers, we have two types of compounds that exist in our universe. They are organic and inorganic. दो तरह के compounds हमारे universe में exist करते हैं, या तो organic होते हैं या फिर inorganic होते हैं. So what are organic compounds? Organic compounds होते क्या हैं? Organic compounds के अंदर most importantly एक element present होता है जिसको कहते हैं हम कार्बन. कार्बन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको मिलेगा. हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कार्बन लाजमी मिलेगा. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी आपको कार्बन मिल सकता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक शर्त होती है कि ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं. यहाँ लिख देते हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर कंपाउंड्स होते हैं, मीन्स इसमें चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, इसमें चार्जेस नहीं होते हैं. होते भी हैं तो पार्शियल चार्जेस होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ओरिजिन जो होती है वो लिविंग थिंग्स होती हैं, एंड इनऑर्गेनिक की ओरिजिन जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. मींस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं लिविंग थिंग्स से. लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेबॉरेटरी में एक्सेस नहीं लेबॉरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ लिविंग थिंग्स के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है. ये बात जो कही गई थी वो वाइटल फोर्स थ्योरी में दी गई थी. वाइटल फोर्स थ्योरी इट वाज गिवन बाय बर्ग्यूलिस इन 1808. 1808 में बर्ग्यूलिस ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी. बर्ग्यूलिस का कहना ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान एक फ़ोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स, और ये फ़ोर्स सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये फ़ोर्स नहीं होती. तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग थिंग्स के अलावा किसी और ज़रिए से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता. According to vital force theory, organic compounds can only obtain from living things and can't be prepared in laboratory. Organic compounds को सिर्फ लिविंग थिंग्स के ज़रिए प्रिपेयर किया जा सकता है, और ये लेबॉरेटरी में प्रिपेयर नहीं हो सकते. ये कहना था बर्ग्यूलिस का. दिस फोर्स इज़ ओनली प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स. ये फोर्स सिर्फ लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी यही फोर्स है जो एग्जिस्ट करती है, इसको कहते हैं वाइटल फोर्स. तो इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ लिविंग थिंग्स के ज़रिए प्रिपेयर किया जा सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के ज़रिए प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर वाइटल फोर्स प्रेजेंट नहीं होती. ये कहना था बर्ग्यूलिस का. लेकिन उसके बाद इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया. रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी. Wohler in 1828 rejected this theory by preparing urea in laboratory. वोल्हर ने 1828 में इस थ्योरी को रिजेक्ट किया बाय प्रिपेयरिंग यूरिया इन लेबॉरेटरी. उसने लेबॉरेटरी में यूरिया को प्रिपेयर किया बाय यूजिंग अमोनियम कार्बामेट. अमोनियम कार्बामेट को उसने लेबॉरेटरी में हीट किया, एंड बाय हीटिंग उसने यूरिया प्रिपेयर किया. यूरिया इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. And ammonium carbamate is inorganic compound. जब इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्ग्यूलिस ने दी थी वो रिजेक्ट हो गई, जिसका कहना ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग से ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं. ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझा जाता था, उसकी डेफिनेशन जो बताई जाती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो ये थी कि द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मटीरियल्स और द सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज कोल that was obtained from plant, oil that was obtained from sea organisms and etc. इसका मतलब ये था कि वो सारी चीज़ों की स्टडी जो कि हमें लिविंग मटेरियल से या फिर लिविंग थिंग से मिलती हैं, उन सब की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था. ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था. लेकिन जब वुलहर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़रिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया तो ये बात पता चल गई कि सिर्फ लिविंग मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, बल्कि नॉन लिविंग थिंग से प्रिपेयर किया जा सकता है. तो इसलिए इसकी ओल्ड डेफिनेशन को भी ख़त्म कर दिया गया और उसकी मॉडर्न डेफिनेशन बनाई गई, जिसको कहते हैं Organic chemistry is that branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen
Combinedly we call them hydrocarbons and their derivatives. तो अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सारे उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मींस हाइड्रोकार्बन्स एक साथ, हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ मौजूद होंगे, तो उनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उनके डेरिवेटिव्स. However, there are several compounds like carbon monoxide, carbon dioxide, carbon disulfide, carbonates, bicarbonates, cyanide, thiocyanates, etc. are studied in inorganic chemistry because of their properties. अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी कार्बन हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं होता कि कार्बन जहाँ पर भी हो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी किया जाए. जैसे कि यहाँ पर कुछ ऑक्साइड्स हैं कार्बन के जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये चीज़ आ जाती हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, डाइसल्फाइड्स, थायोसाइनेट्स एंड साइनेट्स, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं इनको हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैच नहीं करती. इनके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होनी चाहिए, तो इस वजह से इनको हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी बात है मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलेंगे, कोई और एलिमेंट नहीं मिल सकता? तो इसी का जवाब मैं आपको इसमें देती हूँ. विच एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो इनमें मेजरली सबसे इम्पॉर्टेंटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस ही कार्बन पर कर रही है, तो कार्बन तो होगा लाजमी, ठीक है. इसके अलावा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों एलिमेंट्स मेजरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलेंगे. इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फ़र, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये 5 एलिमेंट्स हैं जो माइनर क्वांटिटीज़ में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मिलते हैं, और इनमें से एक फॉस्फोरस होता है जो बहुत फ्यू मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हमें दिखता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर. तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर दिखेंगे. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. उनकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेजरली होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फ़र, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये माइनर क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और फॉस्फोरस बहुत फ्यू मतलब बहुत कम दिखता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ज़्यादा नहीं दिखता. और कार्बन के अंदर मैंने कुछ हाईलाइट करके नहीं बताया आपको, वो इसलिए क्योंकि कार्बन तो बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेस ही कार्बन पर कर रही है, तो कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगी, तो यानी कार्बन का होना तो है ही लाजमी. दैट्स इट. इट वॉज माई टुडेज़ लेक्चर. तो इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल आंसर यू श्योरली. थैंक यू.